ये देखिए कितना सुंदर वीडियो है। ये देखिए आप दोस्त, हमारा कहना है यहाँ आप ये देख रहे हो कि जो बबल है वो बर्स्ट कर रहा है, और बबल बर्स्ट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो आप, ठीक है। एक और वीडियो देखिए, देखिए आप, ये एनर्जी देखिए आपने, कितना सुंदर वीडियो है, ठीक है। ये देखिए बबल बर्स्ट कर रहा है, हमके एनिमेटेड वीडियो है, बबल बर्स्ट कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इसकी स्टोर्ड एनर्जी। और ये देखिए बहुत सुंदर वीडियो है, ये देखिए। ये देखिए तो बहुत ही सुंदर। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेसिक से लेकिन बहुत डिटेल में भी जानेंगे। आज के लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा आपसे कहना है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये जो मार्कर है ना, इसके माध्यम से ज़रा सा हम देखते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में कोई मास है, और आप उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो उस पर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। कोई भी मास है, आप अगर उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो आपने F एक्सटर्नल लगाया, नीचे की तरफ mg फोर्स है। धीरे धीरे आप मान लो उसको ऊपर उठा रहे हैं, स्लोली ऊपर उठा रहे हैं और धीरे धीरे उठा रहे हैं, तो इसमें एक्सेलरेशन 0 होगा, ऑलमोस्ट 0 होगा, और ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा। आपने इसको ऊपर ले गए हैं, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो अब तक हम इतना समझ चुके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम देख चुके हैं, कि साहब इसमें हमने कुछ पॉजिटिव वर्क किया होगा। चलो ठीक है, हम इस ब्लॉक को, हम इस पेन को ऊपर तक ले गए, कुछ h हाइट ऊपर तक ले गए। चलो भैया h हाइट ऊपर तक ले गए, यहाँ तक ले गए, हम इसे ऊपर ले गए, वर्क किया हमने, वर्क किया। ये वर्क कहाँ गया? हमने देखा था वर्क एक तरह की एनर्जी होती है। ये वर्क गया कहाँ, ज़रा देखते हैं। दोस्त मैं इस पेन को यहाँ से उठा के यहाँ तक ले आया, और यहाँ तक लाकर मैंने इसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया। क्या हुआ? ये अचानक से इसमें एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गई कि नहीं हो गई? अचानक से डेवलप हो गई ना। मैंने इसे यहाँ से डेवलप छोड़ा, अचानक से इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्या मतलब था यार? इस पोजीशन में इसमें कुछ एनर्जी छुपी नहीं थी क्या? ऐसा महसूस नहीं हो रहा आपको? इस पोजीशन में इसमें कोई एनर्जी छुपी हुई थी, हिडन थी, ठीक है, दिख नहीं रही थी। हमने जब इसे छोड़ा तो वो हिडन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। इस हिडन एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहा करेंगे। एक और एग्जांपल देख लें, स्प्रिंग का देख लेते हैं। दोस्त हमने ये कहा भैया ये दीवार से एक स्प्रिंग बंधी हुई थी, कोई बात नहीं है। हमारे एक स्टूडेंट क्या नाम है उनका? बबलू जी, ठीक है। आए, उन्होंने यहाँ पे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है, जितना एक्स्ट्रा, और धीरे धीरे इस स्प्रिंग को खींच दिया। हम ये देख चुके हैं कि जितना फोर्स हमारे बबलू जी महाराज लगाएंगे उतना ही फोर्स स्प्रिंग लगा देगी, क्योंकि स्प्रिंग ने भी क्या पढ़ रखा है। स्प्रिंग भी आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गई हैं आजकल, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ के बैठती हैं स्प्रिंग्स। जितना हमने उसको न्यूटन पे स्प्रिंग पर फोर्स लगाया, उतना ही स्प्रिंग ने हमारे ऊपर फोर्स लगा दिया। ऐसा करते करते बेटा हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, तो हमने कुछ वर्क किया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर्सन, यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 है। बेटा वर्क किया, उसके बाद अब मैं इसे छोड़ देता हूँ, स्प्रिंग को छोड़ देता हूँ। क्या होगा? स्प्रिंग सटाक से पीछे आएगी कि नहीं आएगी? सटाक से पीछे आएगी। तो स्प्रिंग में इस पोजीशन में सब कुछ रुका हुआ था, जैसे मैंने छोड़ा, धीरे से छोड़ा, सटाक से पीछे आई। तो दोस्त कुछ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी डेवलप नहीं हो गई क्या सिस्टम में? हो गई ना। दोस्त एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी कहाँ से पैदा हो गई? अरे ये पंखा ऊपर लटका हुआ है, जिस कमरे में तुम अब मेरा वीडियो देख रहे हो बहुत संभव है उसमें एक पंखा लगा हुआ होगा। मैं ये मान रहा हूँ कि तुम स्विमिंग पूल में तैरते तैरते मेरा वीडियो नहीं देख रहे हो, या छत पे ऊपर बैठ के जो है धूप सेकते हुए नहीं देख रहे हो। अगर तुम्हारे जहाँ देख रहे हो वहाँ पंखा लगा हुआ है, तो पंखा अपने आप काइनेटिक एनर्जी उसमें क्यों नहीं जनरेट हो जाती? उसके लिए क्यों मोटर की ज़रूरत है? उसको हम कहें पंखा मिस्टर पंखा चलो अब चलना शुरू हो जाओ, अपने आप क्यों नहीं हो जाता? इसका मतलब कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं
कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जिनमें जब हम उन सिस्टम्स को रिलीज़ करते हैं, खुला छोड़ देते हैं ना, तो वो उनमें अपने आप काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है, इसका मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार इस पोजीशन में ना, इसमें कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड शायद रही होगी। कोई ना कोई एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो बात ही बात है, वो मैं कहूँगा उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कोई ना कोई एनर्जी छुपी हुई स्टोर रहेगी, जिसको जब मैंने यहाँ से रिलीज़ किया तो वो छुपी हुई एनर्जी, हिडन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो चार्जेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस है बेटा, क्या आप लोगों को पता है कि दो पॉजिटिव चार्जेस है बेटा, तो उन दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में होता है रिपल्शन होता है। आपने दो पॉजिटिव चार्ज लिए बबलू जी ने हमारे, इन दोनों को हमने रिलीज़ कर दिया, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। थोड़ी देर बाद देखेंगे बहुत दूर चले जाएंगे, उनमें उसमें एनर्जी, उसमें वेलोसिटी आ जाएंगी, यानी काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगी। इसमें भी आ जाएगी, इसमें भी आ जाएगी, क्योंकि चलना शुरू कर देंगे। हमने रेस्ट से रिलीज़ किया था और चलना शुरू कर दिया। बेटा ये अचानक से काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई सिस्टम में, कहाँ से आ गई अचानक से काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में? ये भी चलना शुरू कर दिया, ये भी, क्योंकि इसने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाया। मेरे दोस्त निश्चित रूप से इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिस्टम में कोई ना कोई, शायद कोई छुपी हुई एनर्जी स्टोर थी, शायद कोई छुपी हुई एनर्जी स्टोर थी जो हमने सिस्टम को रिलीज़ किया तो इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी वो छुपी हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यही चीज़ हम देख सकते हैं मासेस में। आपको ये बात पता है, थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन आपने पढ़ रखा होगा, अगर दो मासेस हैं तो क्या आपको ये बात पता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे, बट मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ के आए। आपको बात पता होगी कि दो मासेस के बीच में क्या लगता है भाई? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कहाँ है मेरा डस्टर? आज मैं डस्टर को बाहर निकालना भूल गया वीडियो को ऑन करते वक्त। चलो दोस्त, ये होता है। तो हमारा आपसे कहना है यहाँ पर भी यही समस्या है, यहाँ पर भी यही स्थिति है। हमने इसे रेस्ट से रिलीज़ किया, शुरुआत में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे रिलीज़ किया थोड़ी देर बाद ये चलना शुरू कर देंगे अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने इसे छोड़ा था तो इस सिस्टम में कोई ना कोई छुपी हुई एनर्जी थी, वो छुपी हुई एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ऐसा महसूस हो रहा है इन सब केसेस में कोई ना कोई छुपी हुई एनर्जी सिस्टम में है। हमारे दोस्त ये जितने चंगू मंगू देख रहे हैं हमारा वीडियो, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी कपड़े धोए हैं? ऐसे कपड़े नहीं धोए हैं? कुछ लोग, कुछ बच्चे कह सकते हैं हमने नहीं धोए कभी, हैं? ये बताओ कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने कभी हाथ धोए? हाथ तो धोए होंगे तुमने, कमीनों, ऐसा थोड़ी है कि हाथ भी ना धोए हो, हैं? हाँ, तो दोस्त हमारा आपसे कहना है कि अगर आपने हाथ धोए ना तो साबुन में झाग बनाए होंगे। कपड़े धोए हैं तो मान लो एरियल के झाग आपने बनाए होंगे, ठीक है? आपने एरियल के झाग बनाए, सर्फ एक्सेल के झाग बनाए, डिटर्जेंट पाउडर के झाग बनाए, साबुन से झाग बनाए, और उन झागों को आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। तो बेटा आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आते हो, क्या दिखाई देता है? झाग गायब हो जाते हैं, बबल बर्स्ट हो जाते हैं। कितने सारे एग्जांपल मैंने लिए, स्प्रिंग का, mg फोर्स का, और भी ग्रेविटेशन फोर्स, ये हम देखेंगे। ये अलग फॉर्मूले से हम करते हैं। हमने चार्जेस का एग्जांपल लिया, अब हम लेते हैं बबल्स का, लिक्विड के बबल्स का। आ रहा हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी के फंडे पे आ रहा हूँ। जरा बेसिक तो समझा दूँ आपको, फिजिक्स को रियल लाइफ से तो मैं ज़रा रिलेट कर दूँ, बेसिक से तो रिलेट कर दूँ। उसके बाद हाईएस्ट आप देखेंगे लास्ट के आज के लेक्चर में हम एक तगड़े क्वेश्चन को भी करेंगे, जिसमें कि वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह सब चीज़ें देखेंगे। मेरे दोस्त, लिक्विड बबल आपने क्या किया? खूब सारे झाग बना दिए, यहाँ पर झाग फ्रॉथ बना दिया। थोड़ी देर बाद आप आए, 1 घंटे बाद आए, झाग गायब हो जाते हैं। एक बबल क्या हुआ उसमें, झाग का बबल था, बर्स्ट कर दिया। बेटा जब ये बर्स्ट करता है, ध्यान से सुनना, जब ये बबल बर्स्ट करता है तो छोटी सी बूंद बन जाएगा। और क्या आपने बबल के कभी बर्स्ट करने को ध्यान से देखा है? उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। क्या जो लिक्विड की फिल्म है वो चलना अपने आप नहीं शुरू कर देती? जब ये बबल बर्स्ट होगा, अपने आप बबल बर्स्ट होता है, ठीक है? हम बबल को छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होता है तो लिक्विड की सरफेस अपने आप चलना शुरू कर देती है। मतलब लिक्विड की सरफेस में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि नहीं अपने आप, ठीक है? आप YouTube पर डाल सकते हो बबल बर्स्ट स्लो मोशन, कोई ना कोई अच्छा वीडियो आ ही जाएगा। अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं उसमें ढूंढ के मैं डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। चलिए मैं लिख लूँ इस बात को कि भाई मुझे बबल का वीडियो डालना है। चलो मैं लिख लेता हूँ बबल का वीडियो, लो, चलो मुझे याद रहेगा। दोस्त मेरा आपसे कहना है
कि भाई तो अब आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है दोस्त। मेरा आपसे कहना है ये बबल जब बर्स्ट किया तो इसमें अपने आप एनर्जी आ गई, अपने आप काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये कैसे आ गई, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि बबल के अंदर कोई छुपी हुई एनर्जी थी। ये सभी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें सिस्टम में कोई ना कोई शायद हमें लगा छुपी हुई एनर्जी थी। जब हमने सिस्टम को रिलीज़ किया तो अपने आप वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। वो पंखे में नहीं है, पंखा अपने आप नहीं घूमना शुरू कर देता, ठीक है। पंखा अपने आप कहोगे पंखा रिलीज़ करेंगे नीचे आ जाएगा, मैं उस मोशन की बात नहीं कर रहा, नीचे आने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। गोल गोल घूमने वाली अपने आप नहीं होता। मेरी कार है और मैं अगर उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर खड़ा कर देता हूँ तो ऐसा नहीं होता कि वो अपने आप चलना शुरू कर दे। अरे भैया, जब अपने आप आइसन चलना शुरू कर दिया था तो आइसन भी तो शुरू कर सकती है। जब इसने अपने आप चलना शुरू कर दिया था तो ये भी तो चलना शुरू कर सकती है। ये निकल के आएगा कि इस कार में जो छुपी हुई एनर्जी है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में तो है, गड्ढे में गिरा दोगे, कोई में गिरा दोगे, चली जाएगी अंदर, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। अब आ जाता है कि छुपी एनर्जी क्या है। जैसा आप सब लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा, इस छुपी हुई एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके बारे में और भी अभी हम जानेंगे कि कब ये डिफाइन होती है सिस्टम में। लेकिन ये बहुत सारे अलग अलग तरह के सिस्टम्स में रहती है और उन सिस्टम्स के आधार पर अलग अलग जगह इसका नाम अलग अलग हो जाता है। मेरे दोस्त, जो ग्रेविटेशन की वजह से होती है ना, इसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी को क्या मैं छोटा करके पी लिख सकता हूँ? इफ़ यू अलाउ मी, अगर आप मुझे अलाउ करो। बबलू जी आप अलाउ कर रहे हो? बबलू जी ने अलाउ कर दिया है, बबलू जी को फ़ायदा रहेगा, छोटा लिखना पड़ेगा। जो स्प्रिंग की वजह से रहती है उसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अभी इलास्टिसिटी नाम से चैप्टर भी आएगा, वहाँ भी हम चर्चा करेंगे। इसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। जो लिक्विड की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है इसे हम लिक्विड की सरफेस एनर्जी, इसे हम लिक्विड पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहते, अब नाम रख दिया लोगों ने, ठीक है। इसको कहते हैं सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड, ये कहते हैं। चलिए भी मान लिया हमने। दोस्तों चार्ज की वजह से होती है, ये क्लास 12th में आपको पढ़ाई जाएगी। कौन सी क्लास में पढ़ाई जाएगी? 12th में। अभी कौन सी क्लास में हो? 11th में, या फिर हो सकता है ड्रॉपर हो, या हो सकता है 12th में हो और 11th का रिवीजन कर रहे हो, तो उस क्लास 12 में पढ़ाई जाती है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और कुछ रह गई क्या भाई? इसको भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये भी ग्रेविटी की वजह से ही बॉडी रिलीज़ करेंगे तो नीचे आती है, ठीक है। ये और ये फोर्सेस आपस में, ये फोर्स कौन सा है, कितना लग रहा है इस पर? mg लग रहा है, और ये कितना लगता है ये आगे जाके चैप्टर 8 में पढ़ाया जाएगा ग्रेविटेशन में। बट इन दोनों फोर्सेस को हम जो है प्रूव कर सकते हैं कि दोनों का फॉर्मूला सेम ही हो जाता है सर्टेन कंडीशन में। चलो तो दोस्त, हमने अलग अलग तरह की पोटेंशियल एनर्जी, छुपी हुई एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ सिस्टम्स में एनर्जी जो है वो छुपी हुई रहती है, ठीक है। एनर्जी छुपी हुई रहती है, तो इसका एक और हम बहुत अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। और हम अब ये भी देखते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी केवल उन्हीं सिस्टम्स में एग्जिस्ट करती है। ये छुपी हुई एनर्जी का छुप जाना। अच्छा, ये एनर्जी छुपी कैसे थी? ठीक है, मैंने वर्क किया था, देखो मैंने वर्क किया तो ये निकल कर आएगा। मैं जितना वर्क करूँगा ना वो सारा का सारा, ये क्या था? वर्क एक तरह की एनर्जी थी मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी, तब तो मैं वर्क कर पा रहा हूँ, ठीक है। खाना नहीं खाऊंगा तो एनर्जी नहीं आएगी, वर्क नहीं कर पाऊँगा, तो मैं वर्क कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है। मैं अपने वर्क रूपी एनर्जी को इसके ऊपर अगर लगा रहा हूँ तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जा रही है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जितना इस बॉडी पर वर्क करूँगा, मान लो भैया ये है और मैंने इस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगा के मैंने वर्क किया, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ तो सारा का सारा इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा? आंसर इज़ यस। हाँ, मैं कह सकता हूँ, मैं सीधी सी कॉमन सेंस से लग रहा है यार, मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, वर्क करके क्या हो रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। मैं इसे रिलीज़ कर रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई इसकी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ वर्क डन जितना भी मैं करूँगा पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा। ये बात तब सत्य होगी जब मैं धीरे धीरे इसको ऊपर उठा रहा हूँ। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। चलो, तो मोटा मैं कह सकता हूँ कि जब मैं ऐसी स्प्रिंग में था, जब मैंने स्प्रिंग को खींचूंगा तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, और वो क्या होगा? वर्क एक तरह की एनर्जी थी, तो एनर्जी क्या होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के रूप में स्टोर हो जाएगी। जब मैंने एरियल घोल दिया पानी में,
और मैं उसे मैं हिला रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घर 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 घर। अरे तुमने खूब किया होगा, बदमाशी करी है कि नहीं, ये वाली हैं बचपन में करी है। अबे नहीं करी तो फिर ज़िंदगी क्या जी है तुमने, हैं नहीं करी तो फिर ज़िंदगी क्या जी है, इतनी शरारतें नहीं करी तुमने, हैं। हमारा बबलू देखो 15 दिन में एक बार नहाता है, लेकिन जब भी नहाता है उसमें खूब शरारत करता है। ठीक है, छोटा सा बच्चा है बबलू, ठीक है। तो हमारा कहना है दोस्त कि जब आप बेटा उसको पानी को चलाते हो और उसकी वजह से आप देखते हो खूब सारे बबल ना जनरेट हो जाते हैं। पानी को चलाना पड़ता है ना आपको, सर्फ एक्सेल या फिर एरियल वगैरह या डिटर्जेंट पाउडर खोलते समय, है ना, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर या जो भी है आप व्हील यूज़ करते हो, जो यूज़ करते हो बेटा, जब आप उसे इस तरह से हिलाते हो तो आप वर्क कर रहे हो। और वही वर्क क्या कर रहा है, बबल्स बना रहा है। बबल्स बना रहा है तो हमने कहा था बबल्स में क्या रहती है, छुपी हुई एनर्जी रहती है। बबल बर्स्ट करता है तो वो उसकी लिक्विड को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाती है। तो हर केस में आप देखो यही हो रहा है कि आप जो वर्क कर रहे हो ना, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को, उस छुपी हुई एनर्जी को बढ़ा दे रहा है। और फिर आप जब रिलीज कर देते हो, उसको छोड़ देते हो सिस्टम को, तो अपने आप वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, थोड़ी देर बाद वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल। अच्छा, इससे पहले ये मैं एक बार और चर्चा कर दूंगा आप लोगों को। देखिए ये जितने मैंने एग्जाम्पल अभी लिखे थे ना, ये बात बताने से पहले ही क्या कहते हैं मैंने इसे रब कर दिया। ये जितने मैंने एग्जाम्पल लिखे थे ना, उसमें क्या आप एक पैटर्न को डिटेक्ट कर सकते हो, क्या आप एक खोज कर सकते हो पैटर्न की, एक छुपी हुई बात की, लो छुपी हुई एनर्जी में एक छुपी हुई बात की खोज कर सकते हो क्या? फोर्स के बारे में, नेचर ऑफ फोर्स के बारे में, किस तरह का फोर्स होगा। हिंट दूं, पिछला लेक्चर, पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा हो देख लेना, ठीक है। हमारी पूरी की पूरी श्रृंखला, यार थोड़ी तारीफ तो कर लें यार, अब यार समझा करो, प्रचार कर लें मेरे दोस्त। मेरा आपसे कहना, हमारी पूरी श्रृंखला, इसमें हम एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको कवर कराएंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से कवर कराएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम कवर कराएंगे। ऐसा लग रहा और प्रदीप इनके सारे के सारे जो थ्योरी है वो पूरी कवर कराएंगे। नीट और आईआईटी जेईई मेंस के लिए जितनी थ्योरी है वो पूरी कवर कराएंगे। और हमारा जो असाइनमेंट होगा उसमें एनसीईआरटी के प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, स्कूल लेवल के क्वेश्चन होंगे, स्कूल लेवल के 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क जितने क्वेश्चन आते हैं स्कूल में 11th क्लास में, वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स नीट के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर जेईई मेन के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और क्या लोग यार, बच्चे जान लोगे तुम लोग हैं, कितना सही पढ़ाई कर रही है आपके असाइनमेंट हमारे। और अभी तो चलो खैर मजाक की बात चल रही थी बेटा, वीडियो बहुत लग के, बहुत तपस्या की तरह देखने होंगे आपको वीडियो। ये एक तपस्या होगी, अपने आप से जंग होगी। सुबह उठना, आपको पता है मैं सुबह 3:30 बजे का अलार्म लगाता हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। आपको पता है कितने सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कड़कड़ाती हुई ठंड थी, कड़कड़ाती हुई ठंड, लेकिन मेरे वीडियो मैंने देखा कि शर्ट पहन के थोड़े ज़्यादा ठीक आते हैं, लाइटिंग वाइटिंग ये वो जो भी कुछ था। तो मैं कड़कड़ाती ठंड में भी शर्ट पहन के रिकॉर्डिंग करता हूँ कि यार वीडियो थोड़े ठीक आ जाए। आज तो फिर भी बहुत ठंड पड़ रही है, इस समय बारिश हो रही है, जनवरी का महीना है, जनवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है दिल्ली, ठीक है, बारिश हो रही है, इतनी ठंड है, उसमें मैं आज मुझे जैकेट पहनी पड़ गई है। तो मेरा आपसे कुल इतना कहना है, आपको ऐसी तपस्या करनी होगी, ऐसी तपस्या करनी होगी। आप अगर और शर्ट लगा लो, मैंने आपसे कहा था किसी शर्ट लगा लो, फिर देखो क्या होता है। और असाइनमेंट आपको बहुत ढंग से करने, नोट्स बनाते रहने हैं, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपके। मैं आपको बता रहा हूँ जेईई में, नीट में 90% क्वेश्चन इसी सबसे हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ 90% क्वेश्चन। लेकिन रेगुलरिटी, टीचर का योगदान, एक टीचर हैं अमन धत्तरवाल का नाम लूँ, बहुत अच्छा उन्होंने एक वीडियो बनाया कि टीचर का योगदान तो यार 25% है, 75% आपका और आपके पेरेंट्स का योगदान है, ठीक है। हमारा योगदान 25% है, हम पढ़ा तो सकते हैं लेकिन पढ़ना तो आपको है ना। बहुत लंबा लेक्चर हो गया, ठीक है, अब आगे पढ़ाई पे आ जाते हैं। चलो भाई, तो दोस्त बहुत सुंदर एग्जाम्पल, आज मैं बहुत टीचरों का नाम ले रहा हूँ ना, मैंने अलग पांडे सर का नाम लिया, अमन धत्तरवाल सर का नाम ले लिया, ठीक है, और आज मैं एचसी वर्मा सर का भी अभी नाम लेने वाला हूँ, ठीक है। जो एग्जाम्पल है एचसी वर्मा सर की बुक से है, ठीक है। दोस्त हमारा आपसे कहना है कि 2 मासेस थे, बहुत ध्यान से देखना, ये M1 मास था, ये M2 मास था, इनके बीच की डिस्टेंस D है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। जो मैंने अभी आपको समझाया ना वही सब मैं दोबारा इसी को और एलेबोरेट करता है, उसी का। मेरे दोस्त, इसको हमने V2 स्पीड से यहाँ से रवाना कर दिया, इसको हमने V1 स्पीड से यहाँ पर रवाना कर दिया। हीटर चल रहा है, मैं ज़रा हीटर बंद कर देता हूँ। चल दोस्त, हमारा आपसे कहना है, हमने यहाँ से रवाना कर दिया,
रवाना कर दिया और ये इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, ये बात आपको पता है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है। तो ये चल तो आगे रहा होगा, इस पर फोर्स पीछे लग रहा होगा, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस पर लग रहा होगा। आगे जाके ये कहीं रुकेगा, आगे जाके ये कहीं रुकेगा। अच्छा, मैं उसकी चर्चा करने सकें, जितने एग्जाम्पल थे वो तो मैं चर्चा करी नहीं, जितने एग्जाम्पल थे आपने, मैंने कहा एक छुपी हुई बात, उन सब में छुपी बात ये थी कि वो सारे फोर्सेस जो मैंने अभी चर्चा करी ना, वो सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, वो सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस थे। कितने बच्चे ऐसे हैं, हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ और कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये फोर्स के बारे में ये बात, मैंने हिंट भी दिया था पिछले लेक्चर में, कितने लोगों ने ये बात को पकड़ लिया था। बताओ भाई कि जितने फोर्स है, देखो कांस्टेंट फोर्स mg था, मैंने आपसे बताया था कांस्टेंट फोर्स वो कंजर्वेटिव था। स्प्रिंग का फोर्स मैंने चर्चा करी थी आपसे, वो कंजर्वेटिव था। दो चार्जेस के बीच में फोर्स मैंने चर्चा करी थी, वो भी कंजर्वेटिव था। m1 m2 के बीच में जो फोर्स 1/r² जो चैप्टर 1 में पढ़ाया जाएगा, वो भी कंजर्वेटिव। दोस्तों सारे फोर्सेज कंजर्वेटिव थे। मेरा आपसे ये कहना है कि पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही अलाउ होती है। तो ये भी जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों के बीच में कंजर्वेटिव होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। चलो दोस्त, क्या होगा, ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, कहीं ये रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, ये बताओ। इस मास की मैं चर्चा कर रहा हूँ, m2 मास की चर्चा कर रहा हूँ। कहीं पर बच्चा ये जाके रुकेगा, सीधी सी बात है यार, ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, इस पर फोर्स तो पीछे लगेगा। चाहे ये 10 मीटर बाद जाके रुके, चाहे 1 किलोमीटर बाद जाके रुके, चाहे 25,000 किलोमीटर बाद जाके रुके, कभी ना कहीं रुकेगा। तब भी ये मास इसको अट्रैक्ट करता रहेगा, तो फिर ये वापस लौटेगा, जाएगा, रुकेगा, रुकने के बाद लौट के आएगा कि नहीं आएगा, लौट के आया, फिर से ये यहाँ पर गुजरेगा, फिर से यहाँ गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, गुजरेगा भाई, गुजरेगा। दोस्त ऐसे ही इसका हल होगा, ये भी जाएगा, कहीं ना कहीं तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वहाँ से लौट के आएगा और फिर यहीं से गुजरेगा। मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि जब ये यहाँ पर गुजरेगा, मान लो इसकी स्पीड v2 हो जाती है, यही मास लौट के आया, ये v2 से बड़ी होगी, उसके बराबर होगी या उससे छोटी होगी, कैसे पता करें? बहुत आसान है, बहुत आसान है। मुझे गौरव सर ने पढ़ाया था कि वर्क डन नेट जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। पढ़ाया था दोस्त, पढ़ाया था। तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन का ही फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमको पता है कि कंजर्वेटिव होता है, पता है कि नहीं पता है? कंजर्वेटिव होता है। और आपको गौरव अंकल जी ने बताया था कि नहीं बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स में अगर क्लोज्ड पाथ है, राउंड ट्रिप है। क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने पिछला लेक्चर क्यों पढ़ाया था आपको? सब चीज़ें वहाँ जो पढ़ाई थी यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही हैं? और जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, भैया जरूर देख लेना, अभी नहीं देख रहे हो तो बाद में देख लेना, देख जरूर लेना, समझ में आ जाएगा वो फंडे बेसिक। क्लियर है? तो दोस्त हमारा आपसे कहना है, कंजर्वेटिव फोर्स में मैंने आपको बताया था कि भैया पूरा राउंड ट्रिप काट के आओगे, या क्लोज पाथ होगा या राउंड ट्रिप होगी, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन अगर इस पूरे इसमें 0 है, मैंने पहले चर्चा करी है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है जबकि फोर्स कंजर्वेटिव होता है। हम चर्चा ही कर रहे हैं फोर्स की उन केसेस में जब फोर्स कंजर्वेटिव है तो नेट राउंड ट्रिप में 0 हो जाएगा। नेटवर्क डन केवल एकमात्र यही फोर्स लग रहा है, बाकी और कोई फोर्स नहीं है। आपको अभी नीचे की तरफ कोई फोर्स, हमने कहा अभी कोई फोर्स नहीं है, हम कहीं स्पेस में है, बस इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। दोस्त अगर ये है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, यानी v2 इक्वल टू v2। तो भैया जिस वेलोसिटी से गया था उसी वेलोसिटी से ये वापस आ गया, और ये भी देखो राउंड ट्रिप में गया है तो भैया ये भी उसी वेलोसिटी से वापस आ गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अब इसकी स्पीड हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रही। बेटा अब ध्यान से सुनो, ये गया आगे गया, जाते जाते इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, फिर बाद में 0 हो गई, लेकिन फिर दोबारा से चमत्कार हुआ, थोड़ी देर बाद इसको उतनी काइनेटिक एनर्जी फिर से मिल गई। काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में 0 हुई, कहीं छुप गई काइनेटिक एनर्जी, पता नहीं कहाँ गई, लेकिन उसके बाद दोबारा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो ये कम वक्त कहाँ जाके छुप गई थी? इसका मतलब कोई और तरह की एनर्जी भी है हमारे सिस्टम में, काइनेटिक एनर्जी नहीं, कोई और तरह की सिस्टम में एनर्जी भी है, और उस और तरह की एनर्जी को जो छुपी हुई हमें दिख नहीं रही है उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी कहा। समझ में आ गया आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंडा? ठीक है, क्या आप ये समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तभी काम करेगी जबकि फोर्स कंजर्वेटिव हो? ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये बात क्लियर है। H.C. वर्मा सर की बुक में बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये, और मैंने जब से ये एग्जाम्पल पढ़ा मैं तभी से कराता हूँ। हल्का सा मैंने इसमें एक एडिशन कर दिया है, एडिशन ये कर दिया है कि उनकी किताब में ये वहाँ पर मेंशन नहीं है
कि वर्क डन जो है ना वो कंजर्वेटिव है, वो जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, इसलिए वर्क डन 0 हो जाए। उससे बच्चे को समझाने में थोड़ा सा और आसानी हो जाती है। अगर हम सीधे बच्चे से ये कहते हैं कि नहीं इट इज़ फाउंड दैट लौटते समय भी इसकी वेलोसिटी वी होगी, वी हैव रीज़न, तो वहाँ पर उनके हल्के उसमें एक लाइन की रहने से लिखने से शायद रह गई है। बट उन्होंने इंग्लिश किताब लिखी, अभी मेरी उनसे बात चल रही थी, बात हुई एक आध बारी मेरी उनसे बात हुई है, 2 महीने पहले शायद मेरी उनसे बात हुई, 2-3 महीने 4 महीने पहले बात हुई थी मेरी उनसे। तो उनका ये कहना था, हम लोगों का, मैंने शायद आपको बताया एक टीचर्स का ग्रुप है, उसमें वो क्या करते हैं, हम लोग चर्चा करते रहते हैं और वो आते भी हैं एच.सी. वर्मा सर, उसमें कभी कभी हम लोगों को कुछ टीच करने हैं, हमें बताने कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो उसमें एच.सी. वर्मा सर का कहना था कि उनकी अभी हिंदी वाली बुक आई है कुछ समय पहले, उनका कहना था कि वो उन्होंने अब इतनी इम्प्रूव कर दी है कि जो पुरानी इंग्लिश वाली बुक है उससे, उनका ये कहना था कि शायद मैंने 2-3 गुना उसको इम्प्रूव कर दिया है। ठीक है, मैं हालांकि उनसे और कुछ सजेशन लेके गया था कि सर आपको ये भी करना चाहिए, आपको वो भी करना चाहिए, वो तो खैर बात अलग नहीं। चलिए दोस्त, हमारा आपसे कहना है, हम मुद्दे पर आ जाते हैं। तो 3 टीचरों की बात कर ली हमने, ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं दोस्त। तो हमने इतनी सब बातें कर ली हैं, मैं देख लूँ जरा कोई चीज़ छोड़ तो नहीं गई है भाई, नहीं छूटी नहीं है हमारी। तो बस अब हम सीधे 1-2 फॉर्मूलों पर आ जाते हैं। बालक देखो, अब जल्दी हम देखते हैं। हमने एक मास देखा था, हमने उसे ऊपर उठा के यहाँ तक ले आए, ये हमने उस पर एफ एक्सटर्नल लगाया, पुरानी चीज़ को एक बार रिपीट कर रहा हूँ जल्दी। ये हमने mg का फोर्स लगाया, यहाँ से यहाँ तक हमने कुछ वर्क किया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैंने स्लोली मूव किया है तो क्या मैं बेटा ये कह सकता हूँ कि जो मैंने नेट वर्क किया है ना, जो मैंने नेट एक्सटर्नल वर्क किया है, वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया होगा। ये तो मैं पहले ही देख चुका हूँ आपको, यहाँ तक क्लियर है। ये मेरी बेसिक डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल एनर्जी की। बेसिक डेफिनेशन अभी आ रही है। चलो, ये एक मेरा रूल ये हो गया अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। चलो, मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ रखी है कि नहीं पढ़ रखी है? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रखी है। एक तो आप मुझे ये बताओ बेटा कि एक मुझे आप ये बात बताओ कि मैं इसे यहाँ से यहाँ ले गया, मैंने वर्क किया मानता हूँ, क्या mg फोर्स ने वर्क किया होगा? mg फोर्स ने भी तो वर्क किया ना। mg फोर्स ने अगर वर्क किया तो उसका वर्क यहाँ पर नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? देखते हैं कितना वर्क होगा। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, मुझे ये बात पता है कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं होता है। चलो, इस केस में लगा रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। इस केस में किसने वर्क किया होगा? एक तो mg फोर्स ने वर्क किया होगा और एक किया होगा एक्सटर्नल फोर्स ने। ये बात क्लियर है? चलो भाई, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं स्लोली ले गया हूँ तो इसका v फाइनल भी ऑलमोस्ट 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0, इनिशियल वेलोसिटी भी ऑलमोस्ट 0 ले रहा हूँ। बहुत स्लोली ले गया हूँ, बहुत स्लोली। तो भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी ऑलमोस्ट 0, फाइनल भी ऑलमोस्ट 0, तो चेंज भी ऑलमोस्ट 0। चलो दोस्त, ये होता है। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि वर्क डन बाई mg इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ। 2 चीज़ें आ गई फिर मेरे पास। एक तो ये आ गई कि भैया वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू डेल्टा यू के बराबर हुआ करेगा। दूसरा मेरा रूल आ गया कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाई mg के बराबर होगा। अब ये mg तो हमने जनरल ले लिया है, लेकिन यहाँ पर अगर स्प्रिंग का फोर्स हो तो भी यही रूल इसमें अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, मान लो अगर उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो तो भी हो जाएंगे। तो क्या मैं इसको चेंज करके कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकता हूँ? कंजर्वेटिव फोर्स अगर mg हुआ तो mg पुट कर दिया करेंगे, स्प्रिंग हुआ, स्प्रिंग में आऊँगा तो भी इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर मैं लिक्विड में आऊँगा तो भी मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँगा, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाऊँगा तो भी इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मैं मैग्नेटिज्म में जाऊँगा तब भी इसी को यूज़ करूँगा? तो मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है, क्लास 12 में मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे हम, दोस्त हमारा आपसे कहना है, यहाँ मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। जिस तरह का फोर्स होगा उसे चिपका देंगे। जैसे अभी यहाँ पर mg होगा तो थोड़ी पर mg चिपका देंगे, स्प्रिंग का फोर्स होगा तो स्प्रिंग का फोर्स यहाँ पर चिपका देंगे। चलो दोस्त, यहाँ इन दोनों से क्या मैं ये लिख सकता हूँ, तीसरा फॉर्मूला कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ डेल्टा यू। ठीक है, 3 फॉर्मूले हो गए हमारे दोस्त। ये जो हमारा है ना, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिक हम कहते हैं दिस इज़ व्हाट डिफाइंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। कि किसी भी, अगर आपसे ये कहा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप कहोगे कि किसी भी सिस्टम में
वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अगर पहले आप कहोगे कि भाई किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन तब होती है जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स उसमें लग रहा हो, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ डेल्टा यू, या डेल्टा यू इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ वर्क डन बाय दैट कंजर्वेटिव फोर्स। और वो कंजर्वेटिव फोर्स है mg होगा तो mg माइनस वर्क डन बाय mg, स्प्रिंग का फोर्स है तो माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग, वगैरह वगैरह ये आ जाएगा। ठीक है, और ये हम लिख ही चुके हैं कि ये ओनली डिफाइंड फॉर क्या है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमने ये देखा था कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कि यार अगर एक बॉडी को अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूँ तो भाई वर्क डन ना तीनों रास्तों में सेम होता है। हम पहले देख चुके हैं ना दोस्त। अगर वर्क डन तीनों ही रास्तों में सेम है, और हमने ये भी देखा कि यार वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमने डिफाइन किया, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो इसका मतलब ये होगा कि यार अगर तीनों रास्तों से वर्क डन सेम है तो तीनों रास्तों से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं इस वाले फॉर्मूले से? चलो भाई, तीनों रास्तों से पोटेंशियल एनर्जी सेम है, यानी कि यहाँ से ले जाओ चाहे यहाँ से ले जाओ और चाहे यहाँ से ले जाओ, तो हमको ये बात भी पता है कि यार चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना वो होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इतना पता है आपको? ठीक है दोस्त, अगर आपको ये पता है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं इसकी ले लेता हूँ, मान लो 3 जूल ले लेता हूँ, और मैं ये ले लेता हूँ कि यार जो चेंज हुआ ना हर रास्ते में, मान लो ये 10 जूल हुआ, मान लो ये 10 जूल होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्त मेरा आपसे कहना है इस वाले फॉर्मूले से हर रास्ते से चेंज हुआ 10 जूल, दैट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मैंने 3 जूल लिया है, यहाँ पर 3 जूल लिया है, तो दोस्त हाँ यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि यू फाइनल जो है ना वो 13 जूल निकल कर आएगा। यू फाइनल 13 जूल निकल कर आया, यानी कि आप किसी भी रास्ते से जाओ, अगर आप पहुंच रहे हो एक ही पोजीशन पर तो हर रास्ते से जो यू फाइनल है ना वो 13 जूल निकल कर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना ये पोजीशन पर डिपेंड करती है। देख रहे हो आप, पोजीशन पर डिपेंड करती है। इस पोजीशन पर पहुंचो चाहे कौन रास्ते से पहुंचो, किसी भी रास्ते से पहुंचो, पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। तो मैं यहाँ पर अगला पॉइंट लिख सकता हूँ दोस्त, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, अगला है पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन पोजीशन है। तो हम इसी से भाई कॉन्सेप्ट हम निकालते हैं कि साहब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन का कुछ निकालते हैं। बहुत सारी किताबों में इस तरह से लिखा रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की वो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की वो एनर्जी होती है जो कि सिस्टम की पोजीशन या उसके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। तो अगर आपके स्कूल में आ जाता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ द, अब स्कूल एग्जाम में ऐसे छोटा मत करके लिख देना, ठीक है भाई, आपको पूरा लिखना है पोटेंशियल एनर्जी, पूरा लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी of the system, ठीक है, due to its position और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सिस्टम किस तरह से है, यानी कि मान लो 2 मासेस हैं, एक मास ये है या 2 चार्जेस हैं, तो एक चार्ज ये है दूसरा चार्ज ये है, ठीक है, इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था स्टोर्ड होगी। अगर ये वाला चार्ज तो यहीं रहा, ये वाला चार्ज लेकिन दूसरा वाला अगर यहाँ पर है तो पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, लेकिन इसी को मैं अगर यहाँ पर ले जाऊँ, मैंने देखा पोजीशन पे डिपेंड करती है, अलग पोजीशन पर ले गया तो अलग हुआ, तो मैं कहूँगा यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ इस तरह से कि ये दोनों चार्ज यहाँ पर हैं, एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ये है कि ये चार्ज यहाँ आ गए। तो अब मैं कॉन्फ़िगरेशन शब्द का मैंने आपको मतलब समझाया जो कई किताबों में लिखा रहता है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, डिफाइंड एज और फिर आप लिख देंगे कि भैया डेल्टा यू इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, और लिख देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट में लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए अब आप इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे कि भाई ये जो मैं आपको कह रहा था ना कि ये सब कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हमें पहले डेवलप करने पड़ते हैं। ये जो चैप्टर है ना वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, इसके बाद एक रोटेशन का चैप्टर आता है, ये चैप्टर ऐसे हैं बहुत इन्वॉल्वमेंट आपका चाहिए होता है। ये फिर से मैं बार बार कहूँगा थोड़े से टफ चैप्टर रहते हैं, इनको आपको रिवीजन करते रहना होगा, इसका होमवर्क आपको समय पर करते रहना होगा, ठीक है। एक बात जो
मैंने एक स्टूडेंट से अपनी जो ऑनलाइन वीडियो देखता है उससे पूछी, तो वो उसने, मैंने कहा यार कुछ आपको दिक्कत तो नहीं महसूस? उसने कहा सर आप रब बहुत जल्दी करते हो, लिखने का टाइम नहीं देते हो। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि ये वीडियो रिकॉर्डेड हैं, आप उन्हें पॉज कर सकते हैं। इसी में इतने में दूसरा भी बच्चा बोला कि हाँ सर, अगर हमें जब भी लिखना होता है तो हम पॉज कर देते हैं, तो मैं जानबूझ के आपको लिखने का थोड़ा कम टाइम देता हूँ, क्योंकि आप पॉज कर सकते हैं, लेकिन आप नोट्स ज़रूर बनाएं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ नोट्स ज़रूर बनाने। अब एक बहुत छोटा सा पॉइंट कि ये कंजर्वेटिव फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कहा जाता है, आप इस बात को अप्रिशिएट आई होप आप कर सकते हैं कि यार सीधी सी बात है, मैं इसको यहाँ तक ले गया, मैंने एक्सटर्नल वर्क किया और मुझे पता है कि एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू डेल्टा यू था और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू था। तो दोस्त मेरा आपसे ये कहना है, जो मैंने वर्क किया, क्या आप देख सकते हो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, और अब मैंने इसको यहाँ से रिलीज़ किया तो ये पोटेंशियल एनर्जी मुझे वापस मिल गई काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो एक तरह से मेरी एनर्जी कंजर्व रही ना, देख रहे हो कंजर्व रही। क्यों रही? मैंने यहाँ पर वर्क किया तो कहीं स्टोर हो गया और फिर मुझे वापस मिल गई। इसलिए इस तरह के फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी को कंजर्व करता है, ये एनर्जी को कंजर्व करता है। एनर्जी कंजर्वेशन, इसके बारे में डिटेल में और अभी अब चर्चा करेंगे। इसलिए इस फोर्स को कंजर्वेटिव, आप एक रबर बैंड को खींच रहे हैं, ठीक है, हमने देखा था फोर्स उसका कंजर्वेटिव है। या स्पिन को खींच रहे हैं, हमने फोर्स में कुछ एनर्जी लगाई, मैंने उसे छोड़ दिया, वो एनर्जी मुझे दोबारा मिल गई, मेरी एनर्जी कंजर्व सी रही, इसलिए मैं इन सब फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स कहता हूँ। चलिए दोस्त, अगला मैंने आपसे चर्चा करी थी कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बबल्स का जो बर्स्ट करने का है, मैंने आपसे चर्चा करी कि जब हम एरियल में उसको हिलाते हैं ना, उसको लिक्विड को बहुत उसको वर्क करते हैं उसको हिलाने में, तो उसमें बबल्स क्रिएट हो जाते हैं और बबल्स में एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर ऊपर करते हैं, वर्क करते हैं, एनर्जी स्टोर हो जाती है, बबल में एनर्जी स्टोर हो जाती है। बबल जब बर्स्ट करता है तो दोबारा वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मुझे मिल जाती है। मैंने आपसे कहा था कि मुझे अगर वक्त मिलता है तो मैं उस लिंक को आपको दिखाऊंगा। मुझे अभी मैंने ब्रेक लिया था तो मैंने वीडियोस मैंने ढूंढे, मैं अब आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए कितना सुंदर वीडियो है। ये देखिए आप दोस्त, हमारा कहना है यहाँ आप ये देख रहे हो कि जो बबल है वो बर्स्ट कर रहा है और बबल बर्स्ट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो आप, ठीक है। एक और वीडियो देखिए, ये एनर्जी देखिए आपने, कितना सुंदर वीडियो है, ठीक है। ये देखिए बबल बर्स्ट कर रहा है, यहाँ की एनिमेटेड वीडियो है, बबल बर्स्ट कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इसकी स्टोर्ड एनर्जी। और ये देखिए बहुत सुंदर वीडियो है, देखिए ये देखिए। तो बहुत ही सुंदर ये वीडियोस हैं, इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जब बबल बर्स्ट करता है तो किस तरह से उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी उसके सरफेस पर स्टोर्ड होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कितनी सारी पोटेंशियल एनर्जीज हमने आज चर्चा करी है। हमने चर्चा करी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की, mg फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की, चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की, हमने फ्लूइड्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करी है। मैग्नेट में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये इनमें बहुत सारी चीज़ें आगे डिस्कस होंगी। फ़िलहाल जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो केवल 2 पोटेंशियल एनर्जीज़ का हम चर्चा करेंगे। एक हम करेंगे mg फोर्स की वजह से और एक हम चर्चा करेंगे स्प्रिंग फोर्स की वजह से। और अब चर्चा कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। सर आपने ये तो बता दिया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये आपने बता दिया, ठीक है। ये तो अभी बताया था, मैंने कई बार बता चुका हूँ। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। सर कंजर्वेटिव फोर्स और डेल्टा यू में भी कोई रिलेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, आइए उसे देखते हैं। मेरे बालक, मेरा आपसे कहना है इसी फॉर्मूले से निकल आएगा। वर्क डन बाय बेटा कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है, ये ठीक है।
अगर बहुत छोटा हम डिस्प्लेसमेंट करें तो बहुत छोटा सा वर्क होगा और बहुत छोटा सा ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। बहुत छोटा सा अगर वर्क हो रहा है तो मैं इसे dW कह सकता हूँ, dW कंजर्वेटिव, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ du हो जाएगा। किसी इंसान ने हमको बताया था कि वर्क डन होता है F.dr होता है। दोस्त हमारा आपसे कहना है हम इसे लिखते हैं तो वास्तव में हमें लिखना चाहिए छोटा सा वर्क हुआ है तो F.dr इक्वल टू माइनस ऑफ du, ठीक है। अगर ये जो फोर्स है और ये dr है सेम डायरेक्शन में है तो मैं लिख सकता हूँ उसे F.dr cos 0 लिख सकता हूँ। cos 0 आपको पता है 1 होता है, तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ F.dr इक्वल टू माइनस ऑफ du, और इसको हम यहाँ ले जाते हैं तो F कंजर्वेटिव आ जाएगा माइनस ऑफ du अपॉन dr। ये फॉर्मूला क्लास 12th तक, कक्षा 12 तक तो C को यूज़ होगा, तो C से यूज़ करोगे। कुछ पंजाब के लोग हो रहे होंगे कह रहे होंगे सर आपको पंजाबी बोलनी आती तो है नहीं, टूटी फूटी बोलते रहते हो। कोई बात नहीं, टूटी फूटी बोलना चाहिए ना, कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। हमारा दोस्त कहना है कि ये तब फॉर्मूला लगेगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेमी डायरेक्शन में हो। अगर अलग डायरेक्शन में है तो क्या करना होता है, वो जेई एडवांस टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसको मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ। नीट और जेई मेंस तक में यहीं तक आएगा। चलिए दोस्त, ये होता है, वैसे कराएंगे उसको एडवांस वाले में भी ना, हायर लेवल के क्वेश्चन में कराएंगे। मेरे दोस्त हमारा आपसे कहना है अगर ये हो जाता है तो क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट या डिपेंड्स ऑन पोजीशन, डिपेंड्स एज u इक्वल टू AR⁴। ये है वेयर R क्या है, R इज़ द पोजीशन वेक्टर। आपको याद है R एक पोजीशन वेक्टर हुआ करता था, पढ़ाया है ना, ठीक है। कहाँ पढ़ाया है, चैप्टर 4 में पढ़ाया है आपको। पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, पोजीशन है। चलो भाई, कहता है जी इसका फोर्स बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स का एक्सप्रेशन बताओ, क्या होगा। कुछ नहीं करना आपको, इस वाले फॉर्मूले में रखना है। कितना इजी है यार। आपको ये बात पता है कि अगर y इक्वल टू x की पावर n होना तो उसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो होता है n कूद के आगे आ जाता है और ये x की पावर n-1 हो जाता है। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ हर बच्चे को पता है जो भी वीडियोस देख रहे हैं। डिफ्रेंसिएशन की कहानी, इंटीग्रेशन की कहानी तो बहुत अच्छे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं, मैंने बनाए हैं। आप उनको ज़रूर देखें, ठीक है। बहुत सालों की 10 सालों की जो मेरी नॉलेज है ना वो मैंने उसमें पुट कर दी है। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन में बहुत दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। और फिजिक्स ऐसी नरक लगनी शुरू हो जाती है कि बस पूछो मत, लगता है बस कुएँ में कूद के जान ही दे दें। उसको ज़रूरत नहीं है बेटा, कुएँ में कूद के जानने की ज़रूरत नहीं है। आप उन वीडियोस जाके देखना, ठीक है। और लाइक कर देना मेरे वीडियो को वीरू, जय मेरे वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। दोस्त लाइक कर देना भाई वीडियो को, गंदे बच्चे। दोस्त यहाँ से हम देखते हैं तो हम फोर्स को निकालेंगे माइनस ऑफ d/dr, और दोस्त यहाँ u रख देंगे तो AR⁵। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है a जो है ना वो एक तरह का कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है, एक तरह का कांस्टेंट है। दोस्त अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा आपसे कहना है कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाता है। आपको पता होगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर आ जाता है, और d माइनस तो संग रहेगा, d/dr ऑफ r³ हो जाएगा। हमको ये बात पता है कि भैया पावर आगे आ जाती है तो पावर आगे आ गई और एक पावर यहाँ कम हो जाती है तो r की पावर 2 ही रह जाएगी। यहाँ से देखेंगे तो -3a r², ये फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। और उसी में आपसे ये पूछे कि फाइंड द फोर्स एट r इक्वल टू 5 मान लो, तो कुछ नहीं करना है, इस वाले फॉर्मूले में r इक्वल टू 5 रख देंगे तो 25 रखेंगे, 25 × 3 -75a यहाँ पर आंसर आ जाएगा। वो कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू आ जाएगी इस वाले पोजीशन पर। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। दोस्त ये आ जाएगी। तो अब यहाँ से हमने ये तो कर लिया, यहाँ से हमने ये तो देख लिया कि अगर u दे रखा हो, अगर बेटा u दे रखा हो तो फोर्स कैसे निकालना है। अब इसका उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके नीट और जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप अगर देखेंगे तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन आ रखे हैं। अब एम्स है, नीट है, जेईई मेंस है, तो निश्चित रूप से और कंपटीशन की जो प्रिपरेशन की बुक्स हैं या कोटा की कोचिंग्स हैं या दिल्ली कोचिंग्स हैं या जगह कोचिंग्स हैं वो खूब इस तरह क्वेश्चंस कराती हैं। इसका उल्टा क्वेश्चन भी पॉसिबल है। उल्टा क्वेश्चन क्या पॉसिबल है, फोर्स दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी पूछी है आपसे। क्वेश्चन आपसे कहता है कि साहब फोर्स है ना किसी जगह पर वो 3
आर इस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है, 3r ऐसे करके डिपेंड करता है। और क्वेश्चन आपसे कहता है कि डेल्टा यू, फाइंड द डेल्टा यू। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डेल्टा यू बिटवीन और बल्कि इसे x के अलॉन्ग ही ले लेते हैं, 3x i कैप ले लेते हैं, चलो ऐसे ले लेते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डेल्टा यू बिटवीन x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 5, ये पूछता है आपसे। हमको ये बात पता है बेटा कि वर्क डन बाई दिस कंजर्वेटिव, ज़रा देखना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इससे रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। यहाँ पर मेरे दोस्त हमने ये देखा था कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू था। ये सब लोग एग्री कर रहे हैं, इससे सब लोग एग्री कर रहे हैं, ठीक है। दोस्त वर्क डन किसी इंसान ने मुझे बताया था, वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डेल्टा यू, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव वर्क था तो फोर्स भी कंजर्वेटिव होगा, डॉट टी आर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 5 तक। अब यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है कि फोर्स भी एक डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शन भी x डायरेक्शन में है, आई कैप, और इसको बॉडी को ले जाया गया भी जो है वो 2 से 5 की तरफ है। डेल्टा यू आप 2 से 5 आइसन ले जाओ, चाहे आइसन ले जाओ, चाहे आइसन ले जाओ, डेल्टा यू तो सेम ही आना है, तो हम इसी तरह से ले जाते हैं, इस तरह से ले जाते हैं। तो हमको पता है हमारा डी आर भी एक डायरेक्शन में ही है, हमारा फोर्स भी एक डायरेक्शन में है, तो सिंपली हम इसे लिख सकते हैं माइनस एफ कंजर्वेटिव इंटू डी आर इंटू कॉस 0 डिग्री। ये बात समझ में आई। फोर्स भी आई कैप डायरेक्शन में है, जाना भी हमें आई कैप डायरेक्शन में। ये हुआ दोस्त, ये हुआ, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस और फोर्स कंजर्वेटिव की वैल्यू रख देंगे। अब केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे, देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखेंगे 3x, मैग्नीट्यूड रखा हमने 3x, और सिंस हम केवल इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डी आर को हम डी एक्स ले सकते हैं, ठीक है। छोटी सी डिस्प्लेसमेंट जो है वो अब एक्स ही डायरेक्शन में है, तो हम डी आर को केवल एक्स लिख सकते हैं। वैसे डी आर को वेक्टर फॉर्म में ना हम ऐसे लिखते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये शायद पहले कभी मैंने आपको करवाया होगा। या डेल्टा आर को लिखते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड की कैप। करवाया है पहले जब मैंने पोजीशन वेक्टर पढ़ाए थे ना, तब आप देखिएगा वहाँ पर मैंने करवाया है। अब तो काम बन गया मेरा। कहाँ से कहाँ तक जाना है मुझे, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 5 तक जाना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और वो जब मैं करूँगा तो पूरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? कुछ नहीं बचा अब तो। क्यों भाई बबलू, कर लोगे इस क्वेश्चन को? बबलू तो कर लेंगे, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे? वीडियो लाइक कर देना, बार बार कह रहा हूँ भाई। हाँ, वीडियो लाइक करने से क्या होता है, हमें बहुत सारे बच्चों तक पहुंचने में मदद मिलती है। दोस्त इस x dx को मैं x की पावर 1 dx कर सकता हूं, और 2 से लेके 5 तक। मेरे को ये बात पता है कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx जो है ना, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों में रहती है कन्फ्यूजन जिनको रहता है, उनको मैं ये बात याद दिलाता हूँ कि भैया डायमेंशन से आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे x की डायमेंशन जो है वो यहाँ पर n है, और ये भी x की पावर 1 है, तो x की पावर n+1 है, यहाँ पर भी n+1 है। जबकि डिफरेंशिएशन में जब हमने लिखा था कि d/dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू x की n-1, यहाँ पर भी आप देखो ऊपर x की पावर n है, नीचे x की पावर 1 है, तो यहाँ पर x की पावर n-1 डायमेंशन से आप फॉर्मूले का कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। मेरे दोस्त x की पावर 1 को अगर हम देखेंगे ना इंटीग्रेशन में, तो n1 रखूँगा तो यहाँ 2/2 आ जाएगा। बहुत बार कर चुका हूँ, इसे थोड़ा जल्दी ही कर देता हूँ। -3 तो ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा x²/2, लाइन खींच के 2 से 5 तक। और मेरे दोस्त मेरा आपसे कहना है, अब आपको पता है, एक बार ऊपर वाली लिमिट रखूँगा, एक बार नीचे वाली लिमिट रखूँगा, तो -3/2 तो आगे आ ही जाएगा, -3/2 तो आगे आ ही जाएगा। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इतना जूल आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। ये जो भी आंसर आए, इसमें ये भी कह सकता है कि इफ, ध्यान से सुनिएगा, इफ u एट x इक्वल टू 2 मान लो 10 जूल है, तो u एट x इक्वल टू 5 कितना होगा? क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है। इसके लिए क्या करना है आपको, देखो डेल्टा u आ गया आपका। डेल्टा u आपको पता है u फाइनल माइनस u इनिशियल होता है कि नहीं होता? डेल्टा u फाइनल माइनस u इनिशियल होता है, इतना पता है आपको। डेल्टा u आप यहाँ से निकालोगे कैलकुलेट करके, 25 - 4 कितना हुआ भाई? 21 इंटू 3/2, तो -3 इंटू 21/2, इतना तो डेल्टा u आ गया। दैट इज इक्वल टू u फाइनल पूछ रहा है, u इनिशियल क्वेश्चन में दे रखा है, 10 जूल।
यहाँ से देखोगे तो u फाइनल कितना है वो निकाल लोगे, यानी x = 5 पर। तो ये क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस कर लें तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है भाई? तो मेरे दोस्तों एक मैं आपको इसमें असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होती है, आपको ये बात पता है। पूरी श्रृंखला अब हम लगभग समाप्ति पर पहुंच रहे हैं इस वीडियो की। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने स्कूल में सब बच्चों को बताओ आप मेरे वॉरियर हो, आप मेरे परिवार के सदस्य हो, कि मुझे इसमें मुहिम जो मैं चला रहा हूँ, भारत के हर बच्चे को फिजिक्स का जो नरक है ना उससे मुझे बाहर निकालना है। फिजिक्स का नरक है ना, मुझे उससे बाहर निकालना है। मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, स्कूल भी जाना है आपको खेलने भी जाना है, आपको सोशल मीडिया में भी टाइम कम है, लेकिन उस कम टाइम में आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको फिजिक्स पढ़ा पाऊँ, जिससे आप डॉक्टर इंजीनियर बन पाएँ, ज़िंदगी में कुछ बन पाएँ, पढ़ाई आपके लिए आसान हो पाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है हर बच्चे तक हम पहुँचें, उसके लिए आप मेरे भागीदार हैं, आप मेरे सहयोगी हैं, आप मेरे सेना के जो हैं सदस्य हैं। तो मेरे दोस्त हमारा कहना है इसको बहुत बच्चों तक पहुंचाइएगा। ये मैं ज़रूर आपसे, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जितने बच्चे देखते हैं हम सब लाइक नहीं करते हैं, या तो अब हम तो कभी ये पूछते हैं यार अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर देख भी लेते हैं। बबलू तुम लाइक करते हो कि नहीं करते? बबलू कह रहे हैं लाइक करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मुलाकात होती है अगले लेक्चर में, आपसे मुलाकात होती है। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वही तो फिर से भाषण, सर आपने फिर से भाषण स्टार्ट कर दिया, गलत बात है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना बच्चे को, एक तो होती है मोबाइल में बहुत टाइम वेस्ट होता है, उसको आपको कम से कम करना है। मोबाइल साइलेंट मोड में रखूँ, मैं तो मोबाइल साइलेंट मोड में रखता हूँ, जिससे कि मैंने देखा कि मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ ना, एक फ़ोन आ जाता है, मैसेज आता है, मैं देखता हूँ, फिर उसके बाद मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाता है। जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है अगर मोबाइल को नमस्ते नहीं कर सकता तो कम से कम मोबाइल साइलेंट मोड में ज़रूर रखें। मोबाइल को साइलेंट मोड में आपको ज़रूर रखना है। आप करोगे, देखो 10 दिन करके देखो, आपकी ना ज़िंदगी चेंज हो जाए, ना ज़िंदगी आपकी चेंज हो जाए। शर्त लगा लो मम्मी पापा से, हमें सर का वीडियो देखना, जिस दिन वीडियो ना देखें आप हमें इतने रुपये हमसे ले लेना है, हमें ये मत देना। आप देखो आपकी ज़िंदगी इंप्रूव हो जाएगी। होमवर्क करना रेगुलरली शुरू कर दो, आप देखो ज़िंदगी इंप्रूव हो जाएगी। बहुत हो गया भाषण, बाय बाय।